हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र का पॉइंटर को कंप्लीट करने वाले हैं और ये जो है हमारी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लास रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंशिएंट, मिडिवल और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। जिसको नहीं पता कि घटना चक्र की ये पॉइंटर क्या है तो मैं आपको बता दूं कि घटना चक्र का जो MCQ वाला बुक होता है ना, जिसे हम लोग प्रीव्यू कहते हैं, तो अगर प्रीव्यू के क्वेश्चंस को और आंसर को कंपाइल कर दें, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं बाकी सारे ऑप्शन का, बस क्वेश्चन और आंसर हो, तो वो जो है घटना चक्र की पॉइंटर बन जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंट के पॉइंटर को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने ये प्रीव्यू कंप्लीट किया हुआ है तो एज अ रिवीजन देख लो, और अगर आपने प्रीव्यू नहीं कंप्लीट किया है क्योंकि आपके पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, तो अगर आप इसको भी देख लेते हो ना तो आपका काम जो है चल जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। इन्वायरमेंट में आप देख सकते हो ये सारे चैप्टर्स हैं जो कि हमको कंप्लीट करने हैं। तो आते हैं, सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन आप देखो, स्टेटमेंट दिया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो ह्यूमन सोसाइटी के वेलबींग के लिए इम्पॉर्टेंट है। और उसका रीज़न क्या दिया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जो कि प्रेजेंट की नीड को और तो और फ्यूचर जनरेशन की नीड को कंप्लीट करे। ओके, तो अगर आपको नहीं पता कि ये असर्शन और रीज़न किस तरीके से एक्चुअल में टिक करते हैं, तो आप इस तरीके से किया करो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी बिकॉज, ना यहाँ पे लगा दो बिकॉज, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जो कि प्रेजेंट की नीड को कंप्लीट करता है बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए फ्यूचर जनरेशन की नीड को। तो आप देख सकते हो कि स्टेटमेंट ये जो है इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका आंसर होगा बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये 4 इवेंट दिए गए हैं, आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1992 में। ये ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में। उसके बाद फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी 1987 में हुआ था, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आई थी और उसके बाद फिर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन्फोर्स हुआ था। उसके बाद फिर ये जो लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट है ये 1960s में आई थी। तो सबसे पहले क्या होगा 4, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 1। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा है कि जो डिस्कशन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो 1987 में शुरू हुआ आफ्टर सबमिटिंग अ रिपोर्ट। एक रिपोर्ट के सबमिट होने के बाद, वो कौन सी रिपोर्ट थी? तो वो रिपोर्ट थी आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है ना, जब ये रिपोर्ट सबमिट की गई तो उसके बाद जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे डिस्कशन शुरू होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है? तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जो भी बायोटिक या एबायोटिक थिंग्स हैं, यानी कि जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उन सारी चीज़ जो कि हमारे सराउंडिंग में है वो इन्वायरमेंट में आ जाएगी। आप किसी भी चीज़ को, आपके बगल में टेबल, चेयर, इंसान जो भी है, आप उसको इन्वायरमेंट में कंसिडर करोगे, कुछ भी नहीं छोड़ोगे। ठीक है ना, तो ये देख सकते हो, नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स डेट एग्जिस्ट अराउंड इट। ओके, या फिर आप ये वाला भी डेफिनेशन देख लो, इंटरैक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट विच आर इंटरलिंक्ड। ओके, नेक्स्ट है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? तो आया था 1986 में, ये चीज़ याद रखना। सेम क्वेश्चन है। उसके बाद फिर इन्वायरमेंट इज ए कॉम्पोजिट स्टेट ऑफ बायोटिक, एबायोटिक एंड फिजियोग्राफिक फैक्टर। ठीक है ना, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट दिया गया है कि एक कुछ ऑप्शंस दिए गए थे। एक था आपका फिजिकल इन्वायरमेंट, एक था आपका बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, एक था आपका ऑपरेशनल इन्वायरमेंट। ओके ना, ऑपरेशनल इन्वायरमेंट। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि इन्वायरमेंट को इनमें से कौन सी चीज़ में क्लासीफाई नहीं किया जाता है? तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा ऑपरेशनल इन्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम जनरली किस चीज़ पे फोकस करते हैं, किसको बचाने पर? तो वो है आपका नेचुरल रिसोर्स, है ना। यानी कि नेचुरल रिसोर्स को कुछ इस तरीके से यूज़ करना है कि वो प्रेजेंट की नीड को कंप्लीट करे और तो और जो फ्यूचर नीड है ना उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि ब्लू कार्बन क्या होता है? ब्लू कार्बन का मतलब होता है, देखिए हमारे जो प्लेनेट पे प्लांट्स हैं ना, ये प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेंगे, ऑक्सीजन देंगे। ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। सिमिलरली
ओशियन में ना फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ना, जैसे कि हमारे यहाँ ट्री हैं तो ओशन में फाइटोप्लैंक्टन है। अब ये फाइटोप्लैंक्टन भी सेम प्लांट वाला काम करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं। तो वो सारे कार्बन जो कि ओशंस में और कोस्टल इकोसिस्टम में कैप्चर होते हैं उसको ब्लू कार्बन कहते हैं। ओके, उसके बाद फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहाँ पे डेफिनेशन है, अगर आपको पता है तो आप इसे छोड़ दो, अगेन सेम थिंग है, आप इसे छोड़ सकते हो। उसके बाद फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 क्या कहता है, 1 है और 0 है, यानी कि किसी के पास कुछ चीज़ें हैं, किसी के पास कुछ भी नहीं है, यानी कि ये इनइक्वालिटी की बात कर रहा है। ये देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 ये क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। 14 क्योंकि ओशंस ज़्यादा है, क्लाइमेट एक्शन क्योंकि ओशन हमारे अर्थ पे ज़्यादा है तो पहले ओशंस को कवर करेगा, तो ये लाइफ बिलो वाटर हो गया। उसके बाद फिर क्लाइमेट एक्शन फिर लैंड पे आएगा तो लाइफ ऑन लैंड हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15। ठीक है, उसके बाद फिर एमंग द, देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला क्या है, जेंडर इक्वालिटी, दूसरा क्या है, ज़ीरो हंगर, तीसरा क्या है, स्पेस रिसर्च, चौथा क्या है, गुड हेल्थ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इनमें से किसको जो है कवर नहीं करता है। तो जेंडर इक्वलिटी अभी देखा हमने 10, ज़ीरो हंगर ये है आपका 2, स्पेस रिसर्च ये एसडीजी कवर नहीं करता है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग ये है आपका एसडीजी 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्पेस रिसर्च। उसके बाद फिर क्वेश्चन है डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, ये किसका इनिशिएटिव है, ये है आपका यूनाइटेड नेशन का। अब ये आपको बताना है कि ये 2014 टू 24 है या फिर 2021 टू 30 है, ये कौन सा डिकेड है। ओके, उसके बाद फिर क्वेश्चन है कि हमारे इंडिया में एसडीजी को कौन इम्प्लीमेंट करता है, तो वो है आपका नीति आयोग। उसके बाद फिर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 5 जून को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट है साइलेंट स्प्रिंग बुक को कौन लिखा था, तो ये थे आपके कार्लसन ना, यही है ना, रेचल कार्सन, कार्सन है, सॉरी नॉट कार्लसन, ये हैं आपके कार्सन। ओके, नेक्स्ट आते हैं, तो उसके बाद फिर नेचुरल कैपिटल, आप बस ये बताओ, अगर आप वीडियो को आंसर नहीं देखे हो तो आप बताओ क्या रोड जो है वो नेचुरल कैपिटल है, क्या पार्क जो है वो नेचुरल कैपिटल है, नहीं है ना। क्यों, क्योंकि इसको ह्यूमन ने बनाया है। नेचुरल कैपिटल वो होते हैं जो बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के हो, राइट। तो रोड हो गया, पार्क हो गया, ये नेचुरल कैपिटल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोलर रेडिएशन का क्या काम होता है, जो सन होता है वो वाटर साइकिल को एक्टिवेट करता है ना, ये चीज़ पता है। नेक्स्ट है नीरी, नीरी कहाँ पे है, तो आपको पता है एन से क्या हो गया, एन से हो गया नीरी, एन से नागपुर में इस्टेब्लिश्ड है, ये चीज़ याद रखना, नागपुर में है। उसके बाद फिर ये आप अपने खुद से कर लोगे, मतलब इजी है, ये नहीं पूछा जाएगा। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था जब ये कॉमन कार्बन मैट्रिक इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि बिल्डिंग के CO2 इमिशन को मेज़र करता है। ओके, कॉमन कार्बन मैट्रिक, तो जब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था जिसको यूपीएससी ने पूछा था। उसके बाद फिर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शन दिए रहेंगे ना आपको उसमें से समझ में आ जाएगा कि स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट इनमें से किस चीज़ को कवर नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है, टाइटल ऑफ द रियो 20 डिक्लेरेशन वॉज, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रियो 20 एक्चुअल में है क्या। रियो 20, रियो क्या है, रियो का मतलब हो गया, रियो समिट क्या था 1992, है ना। उसके बाद फिर रियो +5 क्या हो गया, रियो +5 हो गया आपका वो जो क्योटो वाला आया था ना 1997 में, वो था। रियो +20 क्या है, जो 2012 में सबमिट हुआ था उसको जो है रियो 20 कहते हैं, और उसका टाइटल क्या था, उसका टाइटल था द फ्यूचर वी वांट। ओके, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रियो 20 का जो टाइटल था वो था द फ्यूचर वी वांट। उसके बाद नेक्स्ट है कि फर्स्ट अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था, ये अर्थ समिट और कुछ नहीं, ये आपका रियो समिट ही है। ओके, कब हुआ था, 1992 में, कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो में। ओके, ये कहाँ पे है, ये है आपका ब्राज़ील में। उसके बाद फिर ये अगेन सेम क्वेश्चन, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था रियो डी जेनेरियो, इसका नाम क्या था, इसको हम लोग अर्थ समिट भी कहते हैं या फिर हम लोग यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद फिर जो हमारे आसपास गैसेस हैं उनको क्या कहते हैं, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। एयर जो है वो मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है,
नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, आर्गन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, जेनॉन का, हीलियम का, इन सारे चीज़ों का, राइट। सबसे ज़्यादा परसेंटेज में आपको 78% में नाइट्रोजन मिल जाएगा, 21% में आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, उसके बाद आर्गन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये 4 सीक्वेंस तो आपको पता ही होने चाहिए। नेक्स्ट है कि हीलियम, आर्गन, रेडॉन और नियॉन में कौन सा नोबल गैस एयर में प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो होता है आपका रेडॉन। ओके, उसके बाद फिर हाईएस्ट परसेंटेज में एयर में क्या होता है, वो होता है नाइट्रोजन। उसके बाद फिर ये इजी क्वेश्चन है बच्चों वाला, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पता होगा। और इनमें से कौन सा ट्री का फंक्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली ट्री एयर पॉल्यूट नहीं करता है, इंस्टेड ये CO2 को कंज्यूम करता है। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन है कि इनमें रेस्पिरेशन, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वॉल्केनिक एक्शन और फोटोसिंथेसिस, ओके, 1, 2, 3 और 4, आप बताओ इनमें इन चारों में से कौन सा है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में ऐड नहीं करता है। वो है आपका फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में CO2 को कंज्यूम किया जाता है ना, तो ये वही है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग का क्या मतलब होता है? वेदरिंग का मतलब होता है जो रॉक होते हैं ना, वो धीरे 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 करके टूटने लग जाते हैं। अब वो पानी की वजह से हो, हवा की वजह से हो, चाहे जिस भी वजह से हो, लेकिन वो डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक होता है। उसके बाद फिर वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है आपका जिनेवा में, जो कि है आपका स्विट्ज़रलैंड में। ओके, उसके बाद फिर यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है आपका नैरोबी में। वो कहाँ है? वो है आपका केन्या में। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। उसके बाद फिर इनविस, इनविस कहाँ पे है, तो ये है आपका मुंबई में। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फिर ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप ऐसा याद करो कि एक एम्बेसडर है। ओके, एम्बेसडर कार आपको पता होगा, तो जो एम्बेसडर के ऊपर ग्रीन वाली बत्ती है, ओके, तो ये ग्रीन पीस इंटरनेशनल कहाँ पे? एम्स्टरडैम में है, जो कि आपका नीदरलैंड में पड़ता है। ओके, इकोमार्क जो है, इकोमार्क जो होता है वो किस प्रोडक्ट पे होता है, जो कि इको का क्या मतलब हो गया, इको का सिंपली आपको पता ही चल रहा है कि इको का मतलब है इको फ्रेंडली, है ना, तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट पे होता है। उसके बाद फिर अगेन वही सेम चीज़ है जो कि मैंने आपको बताया, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑप्शन में जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड अच्छे ऑप्शन हो, यानी कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन हो, है ना, आप उस पर टिक मार देना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, या फिर यूपीएससी ने पूछा था कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ना। जो भी अच्छे ऑप्शन होंगे जो कि मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे, आप उनको टिक माराओगे। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो फिर अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है, तो ये आप देख लो, इजी है। एनजीटी, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है पता है, कि जो एनजीटी एक्ट बना है वो हमारे कौन से फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, तो आपको पता है आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ, जिसमें कि पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी आता है ना। तो ये चीज़ याद रखो कि एनजीटी एक्ट जो है वो राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि ये जो एनजीटी है ये कौन से ईयर में आया, वो आया आपका 2010 में। चलो एक्टिव रिकॉल कर लो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कौन से ईयर में आया? जी हाँ, 1986 में आया, ठीक है ना। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, याद है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है स्टेट पीसीएस में, 1973 में। ओके, नेक्स्ट वही सेम थिंग, एनजीटी एक्ट कब आया? 2010 में आया, ये भी आपको पता है। ग्रीन डेवलपमेंट का ऑथर कौन है, तो वो है आपके एडम्स भाई साहब। ओके, अगेन मैं आपसे पूछता हूँ, कार्सन की कौन सी बुक थी? कार्सन की अभी हमने ऊपर देखा, वो थी आपकी साइलेंट स्प्रिंग, है ना, याद रखना। कार्सन की है साइलेंट स्प्रिंग, और ग्रीन डेवलपमेंट का क्या है, एडम्स ने लिखा है। ओके, Rio+20 कॉन्फ्रेंस जो है ये 2013 में आई थिंक पूछा गया था, यूपीएससी ने ही शायद पूछा था। तो वही रियो को जो कॉन्फ्रेंस होता है ना, उसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। उसके बाद फिर Rio+5, ये कब हुआ था? रियो कब हुआ था? 1992 में, +5 यानी कि 1997। क्या था? ये था आपका क्योटो वाला, ठीक है ना, क्योटो वाला। क्योटो कहाँ पे है? ये है आपका जापान में।
ओके। उसके बाद फिर अर्थ समिट +5 यही 1997 मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिर एसडीजी कब तक अचीव करना है बताओ, 2030 तक। अच्छा ये बताओ एसडीजी में कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, टारगेट कितने हैं, 169 टारगेट्स हैं। ओके, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद फिर लिमिट टू ग्रोथ, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो वो दिया था क्लब ऑफ रोम ना। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, तो देखो ये कहते हैं ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ओके, तो फिर रोम वाले क्या कर रहे हैं कि अपने ग्रोथ पर थोड़ा सा लिमिट लगाओ, क्योंकि एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं बनती है। उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट दिया गया है कि देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एचडीआई एंड एसडीजी रैंकिंग ऑफ इंडियन स्टेट। The underlying dimension of SDG targets are closely related to education and health aspect, है ना। तो आपको पता है कि एच में जनरली क्या कंसिडर करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। तो ये दिया गया है और ये बिल्कुल सही इसको एक्सप्लेन कर रहा है। नहीं तो आप यहाँ पे बिकॉज लगा करके पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों ही सही हैं और आर जो है ए को एक्सप्लेन कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज ये कब आया था, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ये आया था आपका रियो +20 में, ठीक है ना। बस आप इतना याद रखो। और ये रियो +20 इसको क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 21 कब आया था, ये आया था आपका रियो समिट पे। रियो समिट यानी कि अर्थ समिट कब हुआ था, 1992 में। इसको क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद फिर ये देखिए एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए था। कई बार जो होते हैं ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स, जैसे कि राइस वगैरह का होता है ना, जिसे ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो कई बार ये ग्रो नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो रूट हेयर्स होता है ना, वो मतलब वो ज़मीन में जहाँ पे उसको पहली बार लगाया गया है, जब वहाँ से ट्रांसप्लांट करने के लिए निकालते हैं तो उसका जो रूट होता है वो रूट हेयर हट जाता है, जिसकी वजह से जब ट्रांसप्लांट होगा तो वो ग्रो नहीं करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का क्या मतलब होता है, ये तो आपको पता है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर ये है आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। आपको पता है ये कब बना था, ये आपका रियो समिट के दौरान ही बना था। और ये ना फाइनेंस यानी कि पैसा देता है, किसको पैसा देता है, 1992 में जब UNFCCC बना, UNCBD बना यानी कि कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और UNCCD बना यानी कि टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, और तो और मिनिमाटा कन्वेंशन था जो कि मरकरी से रिलेटेड था, और एक और है जो कि मुझे याद नहीं आ रहा है, वो आप देखोगे। तो इन पांचों को फाइनेंस करने के लिए ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी को बनाया गया ना। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इट सर्व्स एज ए फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड UNFCCC। इसके अलावा UNCCD जो है, UNCCD यानी कि कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मिनीमाटा, और एक और है जो कि ये 5 चीज़ों को फाइनेंस देता है। ओके, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो EPA, अगेन ईयर याद करो, कौन से ईयर में था, 1986। इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बोलते हैं, क्यों पता है, क्योंकि इस एक के तहत जो है कई सारे लॉज जो है, कई सारे बॉडी बनाए गए हैं। जैसे कि आप देख लो, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये किसके अंदर बनी है, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनी है। तो ये क्या हो जाएगी बताओ, ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी, राइट, है ना। तो GEAC जो है EPA के अंडर बनी हुई है। उसके बाद फिर सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है, ये भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनी हुई है। अगेन जैसा कि मैं बताया था ना आपको, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, तो आपको ऑप्शन में जो कंजर्वेशन यानी कि मतलब कि अच्छी चीज़ हो रही है ना, तो जो भी अच्छे ऑप्शन दिखेंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन दिखेंगे, आप उनको टिक करके आ जाना। इसका यही ट्रिक है ना, नहीं तो आप सब कुछ याद नहीं कर सकते हो। अब ये थोड़ी ना हर को कहीं पे पढ़ाया गया होगा, इतना तो आपको वर्ड से पता चल जाएगा ना। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर के लिए मिक्स क्रॉपिंग चाहिए। मिक्स क्रॉपिंग से क्या होगा, जो सॉइल का न्यूट्रिशन है ना, वो एग्जॉस्ट नहीं होगा। अगर आप एक ही क्रॉप को बार बार लगाओगे तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मिक्स क्रॉपिंग हो गया। ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ कर रहे हो। उसके बाद फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, जिससे कि न्यूट्रिशन इनरिच हो रहा है, और पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप वेराइटीज़ को यूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज अ केस ऑफ एन ओवर अर्बनाइज कंट्री, ये स्टेटमेंट दिया गया है। आप बताओ ये सही है,
आप जब सेंसस देखोगे ना, सेंसस 2011 का, तो लगभग 60+% जो है, 60% से ज़्यादा जो है लोग रूरल एरिया में रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और आपको पता है इस वाले क्वेश्चन में अगर आपको पता है कि इस ये गलत है या फिर ये गलत है, तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो ना। ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेटर ऑफ नेचुरल फार्मिंग वाज, ये इनका अजीब सा नाम है जिनको आपको देख लेना है। उसके बाद फिर ग्रीन वॉशिंग का क्या मतलब होता है, देखो ये जो वर्ड्स है ना ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कि किसी कोई चीज़ है, आप मान लो जैसे कि ये है आपका बॉटल है, ठीक है ना, आप इस बॉटल को ऐसा बोलो कि ये जो है इको फ्रेंडली है, ये खुद ब खुद डिग्रेड हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ है नहीं और ये इन्वायरमेंट में वैसे ही पड़ी रहेगी प्लास्टिक की तरह। तो आप क्या कर रहे हो, ग्रीन वॉश कर रहे हो, मतलब दिखा रहे हो कि ये ग्रीन है, एक्चुअल में इन्वायरमेंट फ्रेंडली है लेकिन ऐसा है नहीं, तो उसी को ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। उसी तरीके से पिंक वॉशिंग होता है, पता है पिंक वॉशिंग का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी ऐसा शो ऑफ करे कि वो एलजीबीटी राइट्स के लिए काम कर रही है लेकिन कुछ कर नहीं रही है एक्चुअल में। उसी तरीके से पर्पल वॉशिंग होता है। पर्पल वॉशिंग का मतलब होता है कि कंपनी शो कर रही है कि हम जो है जेंडर न्यूट्रल वर्क कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं कर रही है। तो ये दोनों कीवर्ड भी आपको पता होना चाहिए। ओके, ग्रीन वॉशिंग, कन्वेइंग ए फॉल्स इंप्रेशन कि कंपनी प्रोडक्ट जो है वो इको फ्रेंडली और इन्वायरमेंटली साउंड है। आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ। ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन्वायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन्ड, ये तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जो नेचुरल रिसोर्स है वो और ज़्यादा यूज़ होगा, तो इन्वायरमेंट बैलेंस कैसे मेंटेन होगा, ये गलत होगा, तो ये सही हो जाएगा। ओके, स्टेटमेंट में एक ही ऐसा रहेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था और ये काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है वैसे, मतलब सच बोलूँ तो ये क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी नहीं आ रहा था और ना ही किसी बुक में दिया हुआ था ये। तो देख सकते हो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना, यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में है। बेस्ड ऑन द ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क एंड डेटा प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ना, कोई दो जगह से डेटा ले करके और तो और जो इन्फॉर्मेशन जो कि रीजनल लेवल पे कलेक्ट की जाती है, जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हैं, इन तीनों के बेसिस पे एनुअल एसडीजी जो है वो पब्लिश करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे दिया हुआ है, मुझे भी नहीं पता था एक्चुअल में। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है टू इन्फॉर्म द क्वाड्रिटेनियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिव्यू डेलिब्रेशन एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एवरी 4 ईयर्स। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, आप बस एक बार पढ़ लेना। वैसे स्टेट पीसीएस में ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।